तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। मतलब अब की बार क्या करना है, एक कैपेसिटर को एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करना है और फिर देखना है कि करंट और वोल्टेज में से कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, क्या उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है, सारी चीजें हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये मैंने एक कैपेसिटर यहाँ पे दिखाया है जिसको हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एसी वोल्टेज की वैल्यू है। अब ये वोल्टेज जैसे ही आप सर्किट में अप्लाई करोगे, सर्किट में करंट भी फ्लो होगा। उस करंट को मैं आई लिख देता हूं, जिसको इंस्टेंटेनियस करंट बोला जाएगा। किसी टाइम टी के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, E, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलते हैं, जिसकी इक्वेशन क्या होगी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही आपको करंट की इक्वेशन बनानी है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ अगर फेज डिफरेंस होगा तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बना के लिखनी है, उससे पता चलेगा कि भाई करंट लीड करेगा या वोल्टेज लीड करेगा यहाँ पे, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम ये कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, करंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले तो कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हमको होनी चाहिए। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। जब भी आप किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस किसी भी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो वो चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज की फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है एक तरह से। जब उस पर चार्ज स्टोर होता है ना, तो उसके लिए बैटरी या वोल्टेज सोर्स को कुछ वर्क करना पड़ता है और वो वर्क उस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाता है। तो मान लो सर्किट में यहाँ पे किसी टाइम टी के ऊपर जो करंट है उसको हमने आई लिखा हुआ है, तो इस आई को कैलकुलेट कैसे करोगी। किसी इंस्टेंट पे जो करंट होता है ना उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, तो उसको लिखेंगे आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी टी वो स्मॉल टाइम है, डी टी वो स्मॉल टाइम है जिसमें डी क्यू चार्ज सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया, फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और एक स्मॉल टाइम के लिए आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, इसलिए इस करंट को, यानी कि ये जो फ्लो रेट आ रही है ये किसी एक इंस्टेंट पे आप ये मान सकते हो कि ये चार्ज की फ्लो रेट है और इसी को हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। अब ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्यू पता होना चाहिए। तो कैपेसिटर के लिए तो हमें पता है, जब भी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है उसको लिखा जाता है Q इक्वल टू CV। ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV कैपेसिटर के लिए। C मतलब कैपेसिटेंस, V मतलब वोल्टेज जो आपने अप्लाई कर रखा है, कितना वोल्टेज लगा रखा है, E। V मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज को हम एसी वाले चैप्टर में E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमें टाइम T के ऊपर कितना चार्ज कैपेसिटर के ऊपर आ चुका होगा, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर आ चुका होगा, अगर वो हमें कैलकुलेट करना है तो हमें सिंपली क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। V की जगह E लिख दो, यानी कि E नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर की खास बात है कि जितना वोल्टेज उसके अक्रॉस लगाया जाता है वो उतना ही वोल्टेज तक चार्ज होता है। तो टाइम टी के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, E। टाइम टी के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू E के बराबर है, तो V की वैल्यू आप E के बराबर लिख दोगे, यानी E नॉट साइन ओमेगा टी लिख दोगे यहाँ पे। तो ये आ गया अपने पास में Q, है ना। अब आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन। देखो डी क्यू बाई डी टी का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। हम लिखेंगे Q की जगह लिखना है C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो C और ई नॉट तो कांस्टेंट है, उनको अलग कर लिया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, और इनटू ओमेगा भी आएगा क्योंकि टी के मल्टीप्लाई में अगर कोई भी चीज है तो आगे मल्टीप्लाई में लिखनी पड़ती है, तो इनटू ओमेगा आ गया। आया समझ में। अब देखो ये इक्वेशन आ गई अपने पास में, आई इक्वल टू सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि करंट की इक्वेशन तो आ चुकी है, लेकिन ये साइन वेवफॉर्म की टर्म्स में नहीं है, साइन की टर्म्स में होनी चाहिए। ये आ गई कॉस की टर्म्स में, तो इसको कैसे चेंज करोगे वो समझो। आई इक्वल टू, ये ओमेगा तो आगे लिख लो, तो ये आएगा ओमेगा सी इंटू ई नॉट, और कॉस ओमेगा टी जो लिखा है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये कॉस ओमेगा टी के बराबर ही आता है। बात समझ में आई क्या। साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी, ये क्या होगा, कॉस ओमेगा टी के बराबर होगा। साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी भी कॉस ओमेगा टी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब कैपेसिटर को एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो करंट हमेशा लीड करता है। तो करंट को लीड करते हुए दिखाना है तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू लिया हमने। समझ में आया क्या।
हमने जानबूझ के मैथमेटिकली वही चीज यहाँ पे लिखी है जो हमें प्रैक्टिकली दिखाई देगी। जब भी कैपेसिटर एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट होता है तो हमेशा करंट लीड करता है, तो करंट को लीड करते हुए दिखाना है तो उसका फेज ज्यादा दिखाना पड़ेगा वोल्टेज से। ज्यादा कैसे दिखाओगे, जब आप ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखोगे, है ना, इस तरीके से करना है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन बन चुकी है साइन वेवफॉर्म की टर्म्स में। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं अगर आपको पूछूं कि बताओ कि ये करंट मैक्सिमम कब होगा, ये जो करंट है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम करंट कब होगा बताओ, करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू जब 1 बन जाएगी, जब साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगी यानी कि 1 बन जाएगी, उस कंडीशन में करंट क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम करंट को हम आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई नोट आ गया ओमेगा सी इंटू ई नोट के बराबर। आया समझ में। थोड़ा और इससे एक चीज समझते हैं, अगर मैं इसको ई नोट अपॉन आई नोट लिख दूं तो ये तो 1 अपॉन ओमेगा सी बन गया। आया समझ में। अच्छा, ई नोट अपॉन आई नोट, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट तो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ये क्या चीज निकल के आ गई, अगर सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये फिर ई नोट अपॉन आई नोट क्या है, तो ये रेजिस्टेंस टाइप की कोई चीज है, रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस टाइप की कोई चीज है ना। तो ये जो अपने पास ई नोट अपॉन आई नोट जो कि 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर आ रहा है, ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस टाइप की चीज होती है। एसी सर्किट में जब आप एसी वोल्टेज सोर्स लगाते हो किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो जब अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर से पास होगा, कैपेसिटर से फ्लो होगा, तो कैपेसिटर उसको कितना रोकेगा, जैसे एक रजिस्टर होता है वो कितना रोकता है करंट को, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक इंडक्टर कितना रोकता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। एक कैपेसिटर कितना रोकेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको एक्स और छोटा सी लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स सी का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 अपॉन ओमेगा सी, और नाम क्या है इसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है फॉर्मूला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका फॉर्मूला है। आया समझ में, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज, आई नोट किसके बराबर है, ओमेगा सी इंटू ई नोट। तो यहां पे ये जो ओमेगा सी इंटू ई नोट है इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आई नोट लिख सकते हो। तो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये अपनी इक्वेशन बन गई। आया समझ में। तो ये करंट की इक्वेशन है। वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। कहां गई इक्वेशन, ये रही, देखो ये वोल्टेज की इक्वेशन है। और करंट की इक्वेशन क्या है, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। किसका फेज ज्यादा है देख के बता सकते हो, वोल्टेज का फेज ज्यादा है या करंट का, देख के पता चल रहा है। वोल्टेज का फेज ये है ओमेगा टी और करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। किसका फेज ज्यादा हुआ, करंट का फेज ज्यादा हुआ, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है ना। तो लीड कौन करेगा, वोल्टेज तो लेग करेगा क्योंकि इसका फेज कम है, और लीड कौन करेगा, करंट यहां पे लीड कर जाएगा क्योंकि उसका फेज ज्यादा है। और फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा वोल्टेज के फेज में से माइनस करते हैं करंट का फेज। ये लो जी, तो ओमेगा टी कैंसिल, ये आंसर आएगा माइनस का पाई बाय 2। सॉल्व करोगे ना तो माइनस का पाई बाय 2 आएगा। माइनस पाई बाय 2 का मतलब है फेज डिफरेंस अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि वोल्टेज का फेज कम है, करंट का ज्यादा है। कैसे पता चला भाई, हमेशा जब भी फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमेशा वोल्टेज के फेज में से करंट का फेज माइनस करेंगे। अगर कम में से ज्यादा माइनस कर दिया तो आंसर नेगेटिव आएगा, कम में से ज्यादा माइनस कर दिया तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहां पे अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है वोल्टेज का फेज कम है और करंट का ज्यादा है। तो जिसका फेज कम होता है वो लेग करता है, जिसका फेज ज्यादा होता है वो लीड करता है। तो यहां पे लीड और लेग करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या। कैपेसिटर के केस में कौन लीड करेगा, वोल्टेज या करंट। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करेगा और वोल्टेज लेग करेगा। ठीक है जी, आसान एकदम। अच्छा, अब इसका वेवफॉर्म डायग्राम और फेजर डायग्राम भी बना के देखते हैं। सबसे पहले वोल्टेज का वेवफॉर्म डायग्राम बनाता हूं। ये देखो, एक साइन वेव से दिखा दो इसको। वोल्टेज की इक्वेशन है ना, E इक्वल टू ई नॉट साइन
ओमेगा टी, तो इसको एक साइन वेव से इस तरीके से दिखा दिया जाएगा। करंट की इक्वेशन क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब इसका जो फेज है ना वो अलग है, देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। आपने यहाँ पे वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है उसको जीरो से स्टार्ट किया है, यहाँ जीरो से स्टार्ट किया है ना, इधर जीरो होता है, इधर क्या होगा पाई बाय 2, इधर क्या होगा पाई, इधर 3 पाई बाय 2, इधर 2 पाई, इधर भी लिखो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई बाय 2, फिर माइनस पाई, इस तरीके से इधर भी रहेगा। अब आप खुद बताओ, जिसका फेज ज्यादा होता है क्या हम उसको पहले ड्रॉ करते हैं? हाँ जी, किसका फेज ज्यादा है देख के बताओ, वोल्टेज का या करंट का? वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, करंट का ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, किसका फेज ज्यादा है? करंट का फेज ज्यादा है। और जिसका फेज ज्यादा होता है हम उसको पहले ड्रॉ करते हैं, तो इधर पहले कौन स्टार्ट होगा? करंट स्टार्ट होगा। कितने एंगल पहले? पाई बाय 2 एंगल पहले। तो ये करंट का वेवफॉर्म हो गया। इस तरीके से दिखाना है आपको। वेवफॉर्म डायग्राम समझ में आया क्या? जो लीड करेगा उसको पहले ड्रॉ करेंगे, पहले से स्टार्ट करना है, जो लेग करेगा उसको बाद में स्टार्ट करना है। अब क्योंकि वोल्टेज को आपने जीरो से स्टार्ट कर दिया तो करंट को इससे भी पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पाई बाय 2 एंगल आगे है। फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2 का है ना, तो पाई बाय 2 एंगल उसको पहले स्टार्ट करवाना पड़ेगा वेवफॉर्म को। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ऐसे ही आपको जो वोल्टेज और करंट है उसका फेजर डायग्राम बनाना है। चलो जी फेजर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं वोल्टेज का फेजर दिखा रहा हूं। वोल्टेज का फेज कितना है? ओमेगा टी। तो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। ये लो जी, एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया और इसके ऊपर क्या लिख दिया? ई नॉट लिख दिया। एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया और इसके ऊपर क्या लिख दिया? ई नॉट लिख दिया। ठीक है। करंट का फेजर कैसे ड्रॉ करना है? तो इसका फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 एंगल पे करंट का फेजर दिखाया जाएगा। तो ओमेगा टी एंगल पे तो ये वाला लाइन है भाई, ये जो फेजर है ये कितना एंगल पे? ओमेगा टी। तो इससे भी पाई बाय 2 एंगल आगे जाना पड़ेगा। ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का मतलब क्या है? करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ओमेगा टी एंगल ये हो गया, पाई बाय 2 एंगल और आगे चले जाओ तो यहां पे हम अगर करंट का फेजर दिखाएंगे तो उसको यहां पे 90 डिग्री आगे दिखाना पड़ेगा। ऐसे दिखाना है। आया समझ में? अब एक चीज और, ये एंगल कितना है यहां से यहां तक का? तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये एंगल हो गया टोटल ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो भी फेजर होता है आपको प्रॉपर्टी पता है, उसका वाई कंपोनेंट हमेशा वोल्टेज या करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा। तो सबसे पहले वोल्टेज का वाई कंपोनेंट देखो। वोल्टेज का जो फेजर है उसका वाई कंपोनेंट क्या आएगा? तो एक्स कंपोनेंट तो इसका आएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, इधर आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, इधर आया ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से करंट का अगर आप एंगल से जुड़ा हुआ कंपोनेंट इधर लोगे तो वो आएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और उसके परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट लोगे इधर वो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लो इक्वेशन, इसका मतलब फेजर डायग्राम अपना बिल्कुल सही है। अगर इक्वेशन मैच कर जाए ना तो इसका मतलब अपना फेजर डायग्राम बिल्कुल सही बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। आई कुछ बात समझ में? आसान एकदम। ठीक है जी, यहां तक कोई भी डाउट है तो एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करके देखेंगे, फिर हम आगे सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे जिसमें हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को एक साथ लगा देंगे, फिर उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट है तो बता दो। देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, फाइंड द पीक करंट। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करके बतानी है। क्या क्या दे रखा है? तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है 15 माइक्रोफेरेड, और इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है जिसका वोल्टेज कितना है? तो ये आरएमएस वोल्टेज दे रखा है आपको। अगर कुछ नहीं बोला जाए तो वोल्टेज को कौन सा वोल्टेज समझा जाएगा? इसी के लिए आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट दे रखा है। फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज बता रखी है क्वेश्चन में। फाइंड द पीक करंट। पीक मतलब मैक्सिमम, पीक मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट को हम क्या बोलते हैं?
पीक, है ना। तो कैलकुलेट करके बताना है आई नोट। आई नोट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो इसका फॉर्मूला होगा आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई, अब जैसे ओम्स लॉ होता है तो उसमें हम आई इक्वल टू वी बाई आर लिखते हैं, तो यहाँ पे आर तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आर तो सर्किट में है ही नहीं। कौन कनेक्टेड है, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है एसी के लिए वो लिखना है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी बोलते हैं। याद है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर दो। ई नोट अपॉन में क्या आएगा, अच्छा ई नोट हमको डायरेक्टली गिवन नहीं है, वैसे ई नोट हमको गिवन है क्या, नहीं जी, हमें ई आर एम एस गिवन है। अब ई आर एम एस और ई नोट में एक रिलेशन होता है, वो आपको याद होना चाहिए। ई आर एम एस बराबर होता है ई नोट बाई √2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ई नोट को तो मैं लिख देता हूं, ई नोट को लिख देता हूं √2 इंटू ई आर एम एस, और ये जो ओमेगा सी है ये ऊपर चला जाएगा इंटू ओमेगा सी, है ना। तो बताओ आई नोट कितना आ गया, यहां से सॉल्व कर लो। √2 इंटू ई आर एम एस कितना है जी, ई आर एम एस है 220। ओमेगा कितना है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है तो 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। एफ दे रखा है क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज, और सी यानी कैपेसिटेंस दे रखा है 15 माइक्रोफेरेड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो ये आपको सॉल्व करना है, इससे अपने पास आ जाएगा पीक करंट, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इससे निकल के आ जाएगी। कर लोगे इसको सॉल्व, बिल्कुल इजी है, एम्पियर में अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है।